स्वागत है ब्रेक के बाद। तो कोरोना महामारी के बीच आज उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का ड्राई रन हुआ और इससे पहले जिस तरह से भारत की 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, तो पूरा विश्व इस वक्त भारत के नेतृत्व की सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। बिल गेट्स ने कहा है कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। तो वाकई में ये बड़ी बात है कि जब हर जगह ट्रायल चल रहा है, हर जगह कोरोना को लेकर फिलहाल कैसे लड़ा जाए सोचा जा रहा है। भारत की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है आपात प्रयोग के लिए। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने खुशी जताई है भारत के नेतृत्व की। तो देखिए ट्वीट में वो शब्द हैं बिल गेट्स के, जिसमें उन्होंने लिखा है, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। तो काफी मायने हैं इसके जब बिल गेट्स इस तरह से भारत के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि कोई पहली मर्तबा नहीं है जब विश्व भर में भारत के नेतृत्व को लेकर ऐसे शब्द निकले हों, ऐसी सोच सुधरी हो, सोच बढ़ी हो। तो ऐसा ही एक और ट्वीट आया है बिल गेट्स का, जिसमें भारत की कोशिशों की, भारत के नेतृत्व की तारीफ उन्होंने की है। तो भारत की 2 ऐसी वैक्सीन है जिन्हें मंजूरी मिली है। और उसके बाद आज हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि पूरे राज्य के 75 जिलों में ड्राई रन किया गया कि जब टीकाकरण शुरू होगा तो किस तरह की तैयारी, यानी कि भारत अब तैयारी टीकाकरण की कर रहा है। और भारत की इसी तैयारी को लेकर बिल गेट्स ने खुशी जाहिर की है, ट्वीट किया है और तारीफ की है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो बिल गेट्स ने लिखा है कि जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने की कोशिशें कर रही है, उस समय साइंटिफिक इनोवेशन और वैक्सीन उत्पादन क्षमता में भारत के नेतृत्व को देखकर खुशी महसूस होती है। ये शब्द हैं बिल गेट्स के, जो उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ में या कहें भारत की तारीफ में लिखे हैं। और एक बड़ी खबर है जो कांग्रेस से जुड़ी हुई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। और राहुल गांधी अब अध्यक्ष बनने के लिए तैयार है, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने पद छोड़ा था तो राहुल गांधी का कहना था कि वो इस पद पर नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या, गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं। तो जो राहुल गांधी जब अध्यक्ष बने थे उसके बाद उनका कार्यकाल 2022 तक का है। हालांकि चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा, जिसके बाद राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर पार्टी के कामकाज को देख रही हैं। लेकिन इन सब के बीच अब उपचुनाव होगा, बाई इलेक्शन होगा और उसमें एक बार फिर से राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। और ताजपोशी की अब तैयारियां हैं। 2-3 दिन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी और कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव होगा। उपचुनाव इसलिए क्योंकि जो कार्यकाल था वो 22 को खत्म हो रहा है 2022 में। लेकिन अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि ऐसे में एक उसको स्थायी अध्यक्ष मिलना चाहिए, क्योंकि चुनाव भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने हैं। तो फिलहाल अब तैयारी इसकी लगभग पूरी है। तो CWC की बैठक बुलाई जाएगी और उपचुनाव होंगे और देश में जितने भी AICC के इलेक्टेड मेंबर हैं उनका आई कार्ड बनकर तैयार है। और कुछ जो पार्टी छोड़कर गए हैं और कुछ की मृत्यु हो गई है, तो लगभग देश भर में 2000 AICC के मेंबर्स से यही मेंबर्स अध्यक्ष पद के लिए मतदान करते हैं। रंजिता हमारी सहयोगी दिल्ली से इस बड़ी खबर पर जुड़ गई हैं। तो रंजिता, हवाले जो सूत्रों के हवाले से खबर है, तो तैयारी को देखकर लग रहा है कि अब जल्द ही एक बार फिर अध्यक्ष पद में राहुल गांधी दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है प्रीति, उसमें ये देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। जो समय बताया जा रहा है वो फरवरी से मार्च के बीच में ये पूरी कार्रवाई होगी। कांग्रेस की जो इलेक्शन कमेटी अथॉरिटी है उसके हवाले से ये खबर निकल कर आई है कि जितने भी AICC के इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सबको सूचीबद्ध कर लिया गया है, उन सबके आई कार्ड तैयार कर लिए गए हैं। और
जो आगे की कार्रवाई होगी, चुनाव का जो पूरा की जो प्रक्रिया होती है, नॉमिनेशन से लेकर स्क्रूटनी और उसके बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया, वो तमाम चीजें फॉलो की जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के अलावा अगर कोई कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए इच्छुक है तो वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। ये जो कार्यकाल रहेगा ये अहम होगा क्योंकि 2022 तक राहुल गांधी पहले ही अध्यक्ष चुने गए थे और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था, जिसके बाद ये बाई इलेक्शन हो रहा है। यानी कि कार्यकाल जो राहुल गांधी के अध्यक्ष पद का रहेगा वो 2022 तक का रहेगा। जी बिल्कुल। और रंजीता, तो कितनी तब समय इसमें पार्टी को लगेगा, क्योंकि कांग्रेस भी जान रही कि अंतरिम तौर पर भले ही सोनिया गांधी जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बड़े राज्यों में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, फिर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, तो ऐसे में इस चीज को स्पष्ट कर देना चाहती ताकि कार्यकर्ताओं में जोश बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता आपका जानकारी के लिए। और खबर है मुरादनगर हादसे से जुड़ी हुई, जिस पर मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए और लगातार कड़े आदेश भी दे रहे हैं। और आज जो नया आदेश आया मुख्यमंत्री का वो ये कि जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार इंजीनियर हैं, ठेकेदार हैं, उनके खिलाफ रासुका यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत ही कार्रवाई हो रही है। पूरे नुकसान की वसूली भी दोषी इंजीनियर और ठेकेदार से की जाएगी। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट भी करने के आदेश हो चुके हैं और इसके अलावा डीएम और कमिश्नर से भी जवाब तलब किया गया। नोटिस जारी करके पूछा है, जब सितंबर में ही ये नियम बन चुका था कि कोई भी निर्माण कार्य जो 50 लाख से ऊपर का है उसका निरीक्षण वहीं जाके होना चाहिए, भौतिक रूप से होना चाहिए, निर्माण कार्य का निरीक्षण उसी जगह पर जाके होना चाहिए। तो इस स्तर पर चूक कैसे हुई? वहीं जो मृतकों के परिजन हैं उनको 2-2 लाख की सहायता राशि पहले दी गई थी, लेकिन अब इस रकम को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। और साथ में वो लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें आवासीय सुविधा भी मुहैया कराने के निर्देश सीएम ने दे दिए। और नए साल पर योगी सरकार बंपर भर्तियों की सौगात देने जा रही। शिक्षा विभाग जल्द ही 90,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है, तो ये बड़ी खबर है। बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा विभाग में भर्तियां होंगी और सबसे बड़ी बात ये है कि भर्ती की प्रक्रिया को 6 महीने के अंदर ही पूरा कर लिया जाएगा। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के पदों में 15,508 लोगों का चयन होगा, जबकि लिपिक के लिए 2,971 पदों पर भर्तियां होंगी। भर्ती के लिए इसी महीने विज्ञापन जारी हो सकता है और बाकी भर्तियों की तरह इसका हश्र ना हो जो साल दर साल टलती चली जाती हैं, कई आरोप लगते हैं, फिर अदालतों के चक्कर लगते हैं। तो ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है और साथ में 6 महीने के अंदर अंदर इसको पूरा भी करना है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे अदालत के साफ साफ निर्देश हैं, कानून है कि इस तरह आप हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर भी कैसे लोग तमंचे पर डांस करते नजर आ रहे हैं। तो हमीरपुर और एटा की 2 तस्वीरें जहां डांस और कांड दोनों हो रहा है। तो जो पहली तस्वीर एटा की देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पति पत्नी का एक विवाद हुआ था और उसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन बीच पंचायत में युवक ने फायरिंग कर दी महिला के ऊपर। वो तो महिला की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसको बस छू कर निकल गई। और जो दूसरी तस्वीर आप हमीरपुर से देख रहे हैं, एक कार्यक्रम था, एक समारोह था, उसमें एक युवक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 तमंचे हाथों में लेकर डांस करता नजर आ रहा है, पैसों की बौछार कर रहा है। तो हमीरपुर वाले मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसकी धरपकड़ शुरू की है। हालांकि आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं आ पाए हैं। तो एटा और हमीरपुर जहां 2 जगह तमंचे लहराने की तस्वीरें। और खबर रायबरेली से, जहां हिंदू बनने पर घर चलाने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 पहले जेल भेजे जा चुके हैं और 2 की तलाश की जा रही है। दरअसल एक मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन कर हिंदू बना था, जिसके बाद उसके घर को ही जला दिया गया था, ऐसा उसका आरोप था। तो पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए
3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो ये तस्वीरें हैं उस शख्स की जिसका आरोप था कि उसने धर्म परिवर्तन किया, उसने हिंदू धर्म अपनाया, जिसे कई लोगों ने पसंद नहीं किया और इसी बात से नाराज होकर उसके घर को आग के हवाले कर दिया। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां धर्म परिवर्तन से नाराज कुछ लोगों ने एक युवक के घर को आग के हवाले कर दिया। तो फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की है, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और जो बाकी आरोपी हैं उनकी भी तलाश जारी है। तो युवक जिसने अपना धर्म बदला था और हिंदू धर्म को अपना लिया था और इसी बात से कुछ लोग इतने नाराज हुए, इतने खफा हुए कि उसके घर को ही आग के हवाले कर दिया। तो इस मामले में मुकदमा लिखाया गया था और उसके बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। तो 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जो बाकी आरोपी उनको ढूंढा जा रहा है। और हमारे सहयोगी मोहन कृष्ण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बताइए जरा किस तरह की कार्रवाई यहाँ पर हुई है और कितने आरोपी जिनको पकड़ना ही बाकी है? बताना चाहेंगे कि ये घटना जब हुई है उसके बाद 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 2 आरोपी इम्तियाज और अली अहमद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और लगातार इस मामले में छापेमारी और दबिश दे रही थी और उसी का परिणाम ये रहा कि आज रेहान जो इस मामले में एक आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस अभी 2 आरोपी द्वारका सिंह और ताहिर को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है। उनको पकड़ने के लिए छापेमारी और दबिश लगातार चल रही है और पुलिस से जुड़े सूत्रों का दावा है कि आज वो कुछ ही घंटों में पकड़ लिया जाएगा। जी प्रीति। चलिए, तो ये आस पड़ोस के ही लोग थे मोहन जिन्होंने घर को आग लगाई, क्योंकि नाराजगी लगातार सामने आ रही थी धर्म बदलने के बाद। जी प्रीति, ये पूरा मामला, ये जो पीड़ित है देव प्रकाश उर्फ मोहम्मद अनवर, ये प्रतापगढ़ के गाड़ी गांव का रहने वाला है और अब से लगभग 10 साल पहले रायबरेली आके रहने लगा था और कुछ 2-2.5 महीने पहले इसने अपना धर्म बदला था। उसके बाद से कुछ लोग वहां से नाराज थे तो बदला और जिससे नाराजगी के चलते जो है इन्होंने उसके घर में आग लगा दी और कुछ उसके घर के लोगों को जिंदा जलाने का प्रयास किया। गनीमत ये रही कि उस घर में उसमें कोई हादसा नहीं हुआ, केवल घर ही जला। घर पूरी तरीके से तबाह इसमें हो गया है। तो कार्रवाई भी पुलिस कर रही। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तो लगभग 2-2.5 महीने पहले इस शख्स ने अपना धर्म बदल लिया था और हिंदू धर्म अपना लिया था। इसी बात की नाराजगी पर घर को आग लगा दी गई थी। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर बड़ी कार्रवाई हुई है। इसके बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया है। दरअसल एएमयू पर नगर निगम का 15 करोड़ का टैक्स बकाया है और जब एएमयू ने टैक्स नहीं चुकाया तो उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। तो जो भी एएमयू का बैंक अकाउंट है उसको सीज कर दिया गया है और नगर निगम ने कार्रवाई की है क्योंकि 15 करोड़ का कर टैक्स बकाया था एएमयू पर, जो वो नहीं चुका रहा है। इसके बाद ये कार्रवाई नगर निगम ने की है। और हाथरस में बड़ा हादसा हुआ जहां 4 लोगों की जान चली गई है जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं। राजस्थान से ये सभी सवार कासगंज जा रहे थे, तभी ट्रक से टक्कर हुई और 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जो 6 लोग घायल हुए हैं उनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो हाथरस में ये बड़ा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है जिसमें कार और ट्रक की भिड़ंत में 4 लोगों की जान चली गई जबकि 6 लोग जख्मी हुए हैं।
और प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी फेरिस्त में हिस्ट्री शीटर गणेश यादव का भी अवैध साम्राज्य ढाया जा रहा है। तो गणेश यादव झूसी थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसका जो अवैध तरीके से मकान बना था उसको तो पीटीए पहले ही गिरा चुका है, लेकिन उसके बाद जो इसने अवैध तरीके से मार्केट बनाई थी, कई सारी दुकानों का इसने निर्माण कराया था। देखिए जरा कि कितना अच्छा खासा हिस्सा इसने जमीन का कब्जा कर इस पूरे निर्माण को खड़ा किया था, लेकिन पीडीए ने कार्रवाई करते हुए इसको भी ध्वस्त किया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। और मेरठ से खबर है, जायक युवती के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी है। अवैध संबंधों के शक में हत्या का आरोप लगाया है और प्रेमी पर यह आरोप लगाया है। हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया और पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो एक युवती का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई और आरोप यह है कि युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की, क्योंकि उसको शक था कि युवती का किसी और से संबंध है और इसके बाद उसने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के दौरान खंडित हुए हनुमान मंदिर को लेकर अब दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की जुबानी जंग के बीच चांदनी चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पहुंचकर नारेबाजी की, मंदिर तोड़े जाने पर प्रदर्शन किया है और चांदनी चौक में इस घटना के बाद आम आदमी पार्टी के खिलाफ राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। तो दरअसल चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, इस दौरान नए नए निर्माण भी हो रहे हैं, तभी हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद से बीजेपी नाराज है और आज प्रदर्शन भी किया है। तो आम आदमी पार्टी को लेकर भारी नाराजगी है। तो आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है दिल्ली में, उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, और जुबानी जंग तो लगातार जारी है जब से घटना हुई है और आज प्रदर्शन भी सड़क पर देखने को मिल रहा है। मंदिर वही बनाएंगे। रचना हमारी सहयोगी जुड़ गई हमारे साथ। तो रचना, नाराजगी अब सड़कों पर खुलकर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने चांदनी चौक में बने प्राचीन हनुमान मंदिर को विकास के नाम पर हटाया, इसके बाद बीजेपी लगातार इसका विरोध कर रही थी। बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और आज विश्व हिंदू परिषद के तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने विरोध जताया है। उनका कहना है कि इस तरीके की जो गतिविधि सरकार की तरफ से की गई है, वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली है। और बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि इसके लिए जो रिलीजियस कमेटी है उसमें जाना चाहिए था और मंदिर को तोड़ना बिल्कुल अनुचित है। और कहीं ना कहीं वापस उनकी ये मांग है कि जो मंदिर है वो पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसी को लेकर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है और विश्व हिंदू परिषद ने भी आज प्रदर्शन किया। तो अब ये देखने वाली चीज होगी कि इन प्रदर्शन के बाद क्या दिल्ली सरकार पुनर्स्थापना करती है या ये मामला आगे और ज्यादा बढ़ेगा भी। बिल्कुल। तो रचना, क्या इस वक्त भी ये प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, ये प्रदर्शन दिन के समय पर हुआ था और तमाम जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जो पुलिस बल था उन लोगों ने उन्हें वहां से हटाने के लिए कहा। तो वहां पे अभी फिलहाल प्रदर्शन का जो विकराल रूप था वो नहीं है, लेकिन कुछ कार्यकर्ता जरूर है और प्रदर्शन फिलहाल अभी यहाँ पर खत्म हो चुका है। चलिए, धन्यवाद रचना। तो एक विरोध जताना था, प्रदर्शन करना था कि जो मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया गलत है, और वही आज यहां पर हुआ है। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह हनुमान मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, उसे फिर से बनाया जाए। ये तस्वीरें चांदनी चौक इलाके की है और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये गुस्सा सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। ये कहा गया है कि विकास के नाम पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है, तो इसके लिए अपनी गलती सुधारनी चाहिए दिल्ली सरकार को।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने अपना तिरंगा फहरा दिया है। यूएनएससी में भारत ने 2 साल की सदस्यता हासिल की है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है, इसके खिलाफ मजबूती से आवाज उठाते रहेंगे। तिरुमूर्ति ने यह भी कहा कि यूएनएससी में भारत विकासशील देशों की आवाज बनेगा और अपने कार्यकाल का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में मानव केंद्रित और समावेशी समाधान लाने के लिए करेंगे। तो 2 साल के लिए जो सदस्य बना है उसके बाद देखिए तिरंगा नजर आया है संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में। तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति इस दौरान उन्होंने कहा कि आतंकवाद को लेकर विशेष तौर पर वो आवाज उठाएंगे। जो भी विकासशील देशों के मुद्दे हैं, मजबूती से भारत उनकी आवाज बनेगा और जो 2 साल का कार्यकाल है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों में मानव केंद्रित और समावेशी समाधान बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत का तिरंगा, हालांकि अभी 2 साल की सदस्यता मिली है और भारत लगातार कोशिश में है स्थायी सदस्य बनने की। हालांकि चीन की तरफ से कई बार यहां पर रोड़े अटकाए गए, लेकिन तिरंगा फहराया है और इस दौरान जो 2 साल का कार्यकाल है उसमें भी भारत अपनी कोशिश करते रहेगा। कोविड-19 महामारी में परस्पर निर्भरता की भावना बढ़ी है, सुदृढ़ हुई है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन, टीकाकरण के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। और नेटवर्क 18 की इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारा कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।